दोस्तों नमस्कार। प्रेसिडेंट ट्रंप की नई वीजा पॉलिसी को लेकर पूरी दुनिया में हलचल है। सवाल इस बात का है कि प्रेसिडेंट ट्रंप क्या भारत को टारगेट करना चाह रहे हैं या वास्तव में अमेरिका की अपनी मजबूरियां हैं। आज हम इसी की चर्चा करेंगे, इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और भारत के सामने जो चुनौती आई है उसका रास्ता क्या है वो भी मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। इसलिए वीडियो को शेयर करिएगा और आपस में चर्चा करिएगा कि क्या ये वास्तव में चुनौती है या भारत के लिए एक और मौका है कि हम अपने आप को आईटी सुपर पावर के रूप में स्टैब्लिश करें, ना कि सिर्फ लेबर प्रोवाइडर के रूप में। इस बात को हमें ध्यान से समझना होगा। इसलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की चर्चा की। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जो टीवी पे या बाकी चैनल्स पे मैं देख रहा हूं, लोग ये कह रहे हैं कि साहब ट्रंप भारत के पीछे पड़ गए। ऑपोजिशन पार्टीज ये कह रही हैं कि देखो मोदी की दोस्ती काम नहीं आई, वगैरह वगैरह। सवाल इस बात का है कि क्या जो ट्रंप ने किया है वो गलत है? मुझे नहीं लगता। अगर आप व्हाइट हाउस पे जो फैक्ट शीट दी गई है, व्हाइट हाउस की वेबसाइट पे, और जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्रोक्लेमेशन जो साइन किया है, अगर आप उसको पढ़ते हैं तो आपको साफ पता लगेगा कि जो ट्रंप ने किया है वो गलत नहीं है। उदाहरण के लिए, एक सॉफ्टवेयर कंपनी को 5,000 H1B वीसा के लिए अप्रूवल मिला अमेरिकन सरकार से, और उसी समय उस सरकार ने 15,000 यूएस एम्प्लॉयज को नौकरी से निकाल दिया। क्यों? क्योंकि उनको सस्ती मैन पावर विदेश से मिल रही थी। वो अपने देश में अगर मैन पावर हायर करते हैं तो उनको 30 से 40% ज्यादा सैलरी देनी पड़ती है। ये वहां का कानून है, वहां के लेबर लॉज के हिसाब से। अब ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जो अपने आप को बहुत बड़ी अमेरिकन देशभक्त बोलती हैं, वो एक्चुअली लेबर एक्सप्लॉयटर है। एक और कंपनी जिसको 1700 H1B वर्कर्स का वीसा मिला 2025 में, मैं सिर्फ 2025 की बात कर रहा हूं, इनको पहले भी मिला होगा, इनके पास और भी कई हजारों H1 वीसा के वर्कर्स होंगे, लेकिन मैं 2025 की बात कर रहा हूं। जब 1700 वर्कर का उनको वीसा मिला, H1B वीसा, उन्होंने 2400 अमेरिकन वर्कर्स की छुट्टी कर दी। ये किया उन्होंने, ये इसी साल की बात। तीसरी कंपनी ने जो अपने आप को, जिन्होंने 27,000 वर्कफोर्स 2022 में रिड्यूस किए, साथ ही साथ 25,000 H1B वीसा उन्होंने ले लिए। 22,000 अमेरिकन लोगों को निकाल दिया, 25,000 विदेशियों को अपने यहाँ काम पे दे दिया। चौथी कंपनी ने 1,000 जॉब एलिमिनेट किए फरवरी में, और जैसे ही उनको बाकी वीसा मिला, उन्होंने 1100 H1B वर्कर्स को एंगेज कर लिया। कहने का मतलब यह है कि अगर हिंदुस्तान में ऐसा हो कि विदेशी कंपनियां या सॉफ्टवेयर कंपनियां इंडियंस को नौकरी दें, और फिर वो कंपनियां जैसे ही उनको सस्ता वर्कफोर्स, चाहे श्रीलंका से मिले, फिलीपीन से मिले, थाईलैंड से मिले, चाइना से मिले, वो उनको यहां लाएं और भारतीयों को नौकरी से निकाल दें, आपको कैसा लगेगा? अमेरिकन लेबर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के हिसाब से सबसे कम अगर किसी सेक्टर में अमेरिकन वर्कर्स के लिए इंक्रीमेंट हो रहा है तो वो है आईटी सेक्टर। नौकरी से मतलब डिग्री के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी सेक्टर के बच्चे अमेरिका में भटकते हैं तो वो है आईटी सेक्टर। आप इस बात को समझिए। निश्चित रूप से प्रेसिडेंट ट्रंप की जो चिंता है वो गलत नहीं है। अब ये बात अलग है कि इसमें जैसे कहा जाता है ना कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। गलतियां कर रही हैं अमेरिकन कंपनीज और नुकसान उठाना पड़ रहा है भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स को। एक उदाहरण हम देखते हैं कि अगर जो अब ट्रंप ने नई पॉलिसी लेके आए हैं, इस स्थिति के अंदर क्या होगा? अगर $1 लाख देना पड़ेगा हर साल आपको विदेशी वर्कर को अपने यहां रखने के लिए, तो आप देखिए सबसे बड़ा नुकसान किसका है? अमेजन का। 10,000 लोग हैं, $1 बिलियन का एक्स्ट्रा सिर्फ वीसा का बजट हो जाएगा। इसका मतलब अमेजन के लिए मुश्किलें खड़ी होंगी। टीसीएस करीब 5,500 मिलियन, क्योंकि 5,500 H1B स्पॉन्सरर्स वीसा उनके पास इस समय है अमेरिका में। कोजिएंट
3,700, माइक्रोसॉफ्ट 7,400, विप्रो 1,700, इन्फोसिस 2,000, HCL 1,700। तो ये अमाउंट है जो उनको देनी पड़ेगी अगर वो H1B वीसा वाले अपने कैंडिडेट्स को अमेरिका में पोस्ट करते हैं। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में इन कंपनियों को अपना बिजनेस मॉडल बदलना होगा। जो ये पैसा बचा रहे थे इंडियन वर्कर्स को भेज के, ताकि अमेरिकन वर्कर्स जो महंगे हैं वो ना रखने पड़े, अब इनको लगेगा कि H1B वीसा की 1 लाख रुपए सालाना फीस देने से अच्छा है कि हम अमेरिकन वर्कर्स को ही नौकरी दे दें, तो अमेरिका में जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो जाएंगी। अब सवाल इस बात का है कि भारतीयों का क्या होगा। तो भारत की अब सरकार को क्या करना चाहिए, आज हम उस पर चर्चा कर लेते हैं अगले 5 मिनट। हमने स्वदेशी का नारा लगाया। मेरा निवेदन है, जैसे चाइना ने किया है, भारत को स्वदेशी सॉफ्टवेयर पे जोर देना चाहिए। जितने भारत सरकार और राज्य सरकार के डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो अधिकारियों के हो, चाहे वो कोर्ट्स हो, न्यायालय हो, बस स्टैंड हो, एयरपोर्ट्स हो, जो भी हो, क्या वहां पे भारत के बने हुए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो सकते? क्या हमारी कंपनियां TCS, इन्फोसिस, विप्रो, HCL, जितनी ये बड़ी कंपनियां हैं, क्या ये सॉफ्टवेयर बना के भारत सरकार को, राज्य सरकारों को और पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को नहीं दे सकती? क्यों हमें गूगल पे, मेटा पे या माइक्रोसॉफ्ट पे इन पे निर्भर होना पड़ रहा है? ऐसी क्या कमजोरी है? इस बात को भारत सरकार को सोचना होगा। अगर आपने ये सोच लिया कि हमने बाई 2029, हमें 10 साल 20 साल का विजन मत दिखाइए मोदी जी कि हम 2047 में क्या करेंगे। तब तक ना आप होगे ना हम होंगे, पता नहीं कौन होगा, हमें किसी को नहीं पता। लेकिन सवाल अब इस बात का है कि क्या 2029 तक जितनी भारत सरकार की संस्थाएं हैं वहां पे हम स्वदेशी सॉफ्टवेयर लॉन्च कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? अगर हमने ऐसा किया तो जितने हमारे H1B वीसा के बच्चे वापस आ रहे हैं, सबको काम मिल जाएगा। और ये उससे बेहतर स्किल में, अब तो AI का जमाना है, अच्छी स्किल लगा के भारत में सॉफ्टवेयर डिजाइन करेंगे और हमारा जो संस्थान है, जितनी भी संस्थाएं हैं, वो सब आत्मनिर्भर हो जाएंगी। और जो हम $60 बिलियन का पैसा विदेश भेजते हैं वो भी रुक जाएगा। जॉब मिलेगा, स्वदेशी होगा, हम किसी पे मोहताज नहीं होंगे, कल को एम्बार्गो नहीं लगेगा। जैसे मैं रशिया गया था तो वहां पे आपको अमेरिकन सॉफ्टवेयर, ऑस्ट्रेलियन सॉफ्टवेयर, यूरोपियन सॉफ्टवेयर चलते ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने सैंक्शन लगा दिया है। ऐसी स्थिति में अगर भारत पे सैंक्शन लगे तो क्या होगा? आपके सब कुछ बंद हो जाएंगे। तो बेहतर ये है कि हम आत्मनिर्भर हों। इसी तरह से भारत में R&D और इनोवेशन सेंटर को हमें इंप्रूव करना होगा। अभी हमारा GDP है वो 1% लगता है R&D में, चाइना करीब 2.5% लगा रहा है, और चाइना हमसे ऑलमोस्ट 4 गुना बड़ा GDP है। तो कहने का मतलब ये है कि भारत के मुकाबले अगर हम 1 हैं तो वो 10% पे है, अगर मैं प्रो रेटा पे बात करूं। कहने का मतलब क्या है दोस्तों? कहने का मतलब ये है कि हमें अपनी R&D पे फोकस करना होगा, कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा। और R&D भी घूम फिर के हम लोग क्या करते हैं, फिर वही सरकारी संस्थानों को ग्रांट दे देते हैं। ये बात सही है कि प्राइवेट सेक्टर ने अपनी क्रेडिबिलिटी R&D के मामले में अभी तक स्टैब्लिश नहीं करी, ना प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में, ना प्राइवेट कंपनीज में। इसीलिए सरकार को डर लगा रहता है कि अगर हम पैसा देंगे तो मिसयूज ना हो या इनके मालिक उसको अपनी जेब में ना डाल लें। तो सर्वेलेंस इंपॉर्टेंट है, ऑडिटिंग इंपॉर्टेंट है, ट्रैकिंग इंपॉर्टेंट है, और आज पॉसिबल है अगर हम सब कुछ ऑनलाइन मॉनिटरिंग शुरू कर दें तो। इसके अलावा भारत अपने आप को एक ग्लोबल टैलेंट पूल बनाना चाहिए। जितने लोग वापस आए, जब वो मैन पावर भारत आएगा तो दुनिया के बाकी जो 170-80 जो देश हैं उनको भी तो IT सर्विसेज चाहिए। क्या हम उनको ऑफर कर सकते हैं सर्विसेज? वहां पे भी अपग्रेडेशन जरूरी है, वो भी लोग देखते हैं, लेकिन वो इसी इंतजार में बैठे रहते हैं कि कोई कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन मिल जाए। क्या भारत सरकार ये जो टैलेंट पूल वापस आएगा इसको पूल करके बाकी देशों को थ्रू आवर डिप्लोमेटिक चैनल्स सर्विसेज ऑफर कर सकती हैं?
क्या जो भारत की बड़ी कंपनियां हैं जिनके एम्प्लॉयज वापस आएंगे, क्या वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स बना सकती हैं अलग अलग देशों में, अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में, बाकी जगह, भारत सरकार की एम्बेसीज की मदद से? इस पे भी काम करना जरूरी है। हमारा जो सबसे बड़ा क्राइसिस है हिंदुस्तान में, वो है हमारा एजुकेशन सिस्टम। आउटडेटेड सिस्टम है। बहुत सारी डिग्रियां और सर्टिफिकेट सिर्फ खानापुरी के लिए। स्किल डेवलपमेंट एक मजाक बन के रह गया। मेरा निवेदन है भारत सरकार से कि आप स्किल डेवलपमेंट सेंटर में सिर्फ कैपिटल इन्वेस्टमेंट करिए, और हर स्टेट के अंदर इंडस्ट्री एसोसिएशन है। जो इंडस्ट्री आपके पास आती है कि साहब हमें टैलेंट नहीं मिल रहा है, आप उनको कहिए कि ये इंस्टीट्यूट हमने तैयार किया है, ये आईटीआई है, आप अपनी एसोसिएशन को बोलिए टेक ओवर करिए, जो करिकुलम आपको चलाना है आप चलाइए, जैसे मैन पावर आपको तैयार करने करिए, हम आपके हवाले कर रहे हैं, मैनेज करने की जिम्मेवारी आपकी। क्या भारत की इंडस्ट्री अपनी जरूरत के लिए मैन पावर भी तैयार नहीं करना चाहेगी? फ्री में तैयार किया हुआ आदमी आपको चाहिए, अब उसकी क्वालिटी नहीं है तो दोष किसका है? आप यूनिवर्सिटी को और यूजीसी को दोष दे रहे हैं, बात सही है कि भाई वो आउटडेटेड है, मान लेते हैं। सही कौन करेगा? उसकी जिम्मेवारी हमारी इंडस्ट्री खुद क्यों नहीं उठाती? उनको सिर्फ प्रॉफिट कमाना है, कोई जिम्मेवारी नहीं लेनी, ये भी हमें सोचना होगा। इसीलिए जो स्किल डेवलपमेंट है, एआई में, सेमीकंडक्टर्स में, साइबर सिक्योरिटी, ग्रीन टेक, क्वांटम कंप्यूटर, हमने काम शुरू किया है, लेकिन वो भी अभी पीएसयूज और सरकारी सिस्टम्स में है। थोड़ी बहुत ग्रांट हमने आईआईटीज को दे दी, बाकी हम डीआरडीओ, इसरो, यही लोग काम कर रहे हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर को एंगेज कैसे किया जाए, टारगेट देके कैसे किया जाए, और सबसे बड़ी बात, जो स्टार्टअप्स करना चाहते हैं उनके लिए आज भी इकोसिस्टम ठीक नहीं है। आज भी स्टार्टअप को जो बड़ी कंपनियां हैं वो धक्के मार के बाहर निकाल देती हैं, अपना इन्फ्लुएंस यूज करके डिपार्टमेंट्स को कहती हैं हम एस्टेब्लिश कंपनी, आप स्टार्टअप को काम क्यों दे रहे हो, और स्टार्टअप्स को असाइनमेंट लेने ही नहीं देती हैं। जैसे होता है ना, एक बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, भारत में स्टार्टअप्स के साथ यही हो रहा है। बड़ी कंपनियां स्टार्टअप्स को पनपने ही नहीं देना चाहती, ताकि उनकी मोनोपोली, उनके सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट सर्वाइव करते रहें। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमारा जो डोमेस्टिक आईटी स्टार्टअप इकोसिस्टम है, इस पे हमें फोकस करना होगा। चाहे हम आईटी एक्सपोर्ट्स, नॉट ओनली सिर्फ सॉफ्टवेयर बट हार्डवेयर, हमें एक पूरा इकोसिस्टम बनाना होगा। और मैंने कहा था ये $500 बिलियन का मेरा एक वीडियो है, इंडियन सॉफ्टवेयर प्लस इंडियन हार्डवेयर इक्वल टू $500 बिलियन मार्केट। हमें इस पे एक मिशन मोड में काम करना होगा, और जब टैलेंट हमारे पास है तो हम कर सकते हैं। और फिर ग्लोबल ट्रेड एंड इमिग्रेशन डिप्लोमेसी, जो सरकारी लेवल पे सरकार को करना है वो करे, उसमें हम कोई उनको उपदेश या राय नहीं दे सकते। सवाल बस इतना सा है कि क्या भारत सरकार अपने संस्थानों में भारतीय सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस करने का कोई एक्शन प्लान बनाएगी विद टाइम बाउंड? 10 साल का नहीं चाहिए। आज एआई की मदद से आप ये सारे काम 2 से 3 साल में कर सकते हैं। 10 साल इज टू लॉन्ग ए टाइम जो एआई का जमाना है उसमें। क्योंकि जब एआई कोडिंग आपको करके जो 10 दिन का काम है वो 10 मिनट में दे सकता है, तो फिर आपको 10 साल क्यों चाहिए? तो भारत सरकार को, मोदी सरकार को अब ये प्लान एक बना के जनता के सामने रखना चाहिए, और हर डिपार्टमेंट, मंत्रालय, स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू को टारगेट देना चाहिए कि कौन कौन से डिपार्टमेंट किस किस तारीख को स्वदेशी हो जाएंगे। आप एजुकेशन मंत्रालय, रेलवेज को, ट्रांसपोर्ट को, एयरवेज को, वाटर वर्क्स को, एजुकेशन, जितने एक एक करके डिपार्टमेंट्स हैं, उन सबको स्वदेशी सॉफ्टवेयर में हम क्यों नहीं ला सकते? हमारे पास कंपनियां हैं, टीसीएस भारत की कंपनी, इन्फोसिस भारत की कंपनी है, जोहो ने बड़ा अच्छा काम किया है, उसको हम एक्सपेंड करें। और जरूरत पड़े तो भारत सरकार अल्टीमेटली, माइक्रोसॉफ्ट कोई फ्री में तो सर्विस नहीं दे रहा। जब आप माइक्रोसॉफ्ट का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं तो बाकियों का क्यों नहीं ले सकते? ये बात सही है कि नया सॉफ्टवेयर सीखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसके लिए मासिव स्केल पर क्या एजुकेशन प्रोग्राम नहीं चलाए जा सकते? उससे ट्रेनर्स को काम मिलेगा, इन्हीं आईटी प्रोफेशनल्स को काम मिलेगा एज ए ट्रेनर। तो मुझे लगता है कि रास्ता है।
सिर्फ जैसे कहा जाता है ना, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इनफैक्ट ये भारत को सुधारने की दिशा में ट्रंप का एक कंट्रीब्यूशन और है। आप इसको इस तरह से देखिए। जो भी आपके विचार हो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।